Hello. Hello guys, a very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका दिन? क्या आप सुबह जल्दी उठ गए थे? क्योंकि मैं तो पर्सनली आज जल्दी नहीं उठी थी। मुझे बहुत देर हो गई थी आज उठने में। एंड दैट इज वाई यस थोड़ा सा लेक्चर डिले हुआ है। बट दैट्स फाइन हमको अभी एक ही लेक्चर लेना है। एंड हम आराम से मैनेज कर सकते हैं अभी टाइम। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करने का है ना। सो यस 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 इकोनॉमिक्स के हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं आज। दो चैप्टर्स हमने परफेक्टली खत्म कर लिए हैं। उसके रिवीजन लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हम आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे विच इज यूनियन बजट। सबसे पहले तो एक बार ना अपन चल के हमारे जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एक सेकंड ना। यस। तो हम अपने इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को एक बार देख लेते हैं कि कितने कितने चैप्टर्स हमको कंप्लीट करने हैं। अभी हम अपनी जिंदगी में पार्ट ए का थर्ड चैप्टर पहुंच चुके हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर काफी छोटा चैप्टर्स है। काफी छोटा काफी स्वीट सा चैप्टर है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड भी है आपके लिए। 4 और 5 थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से लेंदी है, बट इट इज ऑल्सो ईजी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सबसे डिफिकल्ट मुझे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो सबसे लगता है ना, वो सेकंड चैप्टर लगता है एक तो। एंड जो ये फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा लगता है क्योंकि आप इसमें नई नई चीजों के बारे में सीखते हो। ठीक है, ये फोर्थ चैप्टर, एक मिनट, ये फोर्थ चैप्टर एंड ये सेकंड चैप्टर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये दो चैप्टर मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लगता है क्योंकि थोड़े से टेक्निकल होता है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखते हो। ठीक है, बट इट्स गुड, इट्स मैनेजेबल हमारे लिए। ये पांचों चैप्टर बहुत मैनेजेबल है। हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 3 बड़े कंसेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़ा था? नेशनल इनकम का हमने पढ़ा था, जीडीपी के बारे में, जीडीपी के साथ एनडीपी के बारे में पढ़ा था, एंड जीएनपी के साथ एनएनपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तीनों हमारे कंसेप्ट बहुत ही सॉलिड क्लियर है। ओके, उसके बाद हमने कुछ इनकम्स के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी इनकम्स। ओके, यस। एक बार ना, बिफोर गोइंग टू थर्ड चैप्टर, एक बार जो इस बुक का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, एग्जाम पेपर का ब्लूप्रिंट दिया है, एक बार उसको देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा। जैसे कि टेस्ट पेपर दिया हुआ है तो बोला गया है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस अब आएंगे, इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड आई नीड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 4। मतलब ये बोला गया है कि क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी आपको अटेंड करना है, और 2 से 3, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से दो आपको कोई तो अटेंड करने ही है। उसके बाद पार्ट बी आ जाता है आपका 50 मार्क्स का, पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का। मतलब आप समझ रहे हो कि आप जो 50 मार्क्स का आधा था ना, वहां तक पहुंच चुके हो। 25 मार्क्स आप कवर कर चुके, 25 मार्क्स आपको और कवर करना है। ओके, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम तो पढ़ के आए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड एक्सप्लेन व्हाई सम गुड्स आर मोर इलास्टिक देन अदर्स। ये तो हम पढ़े हुए हैं। एक काम करेंगे ना, एक ऐसा सेशन लेंगे जिसमें हम ना ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस अभी तक हमने पढ़े हैं वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद एक और बार ये पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अब आएगा नेक्स्ट में। एफपीआई एफडीआई भी आएगा। ओके, अभी आपने ये सब पढ़ा नहीं है, ये सब आएंगे। ओके, व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब भी पढ़ना है। जीडीपी हम पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन आया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जीएनपी, ये मैंने आपको बताया था कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, ये बताया था। की कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ इंडियन यूनियन बजट अभी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। फिस्कल डिफिसिट भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। कोऑपरेटिव बैंक्स ही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये फाइनेंशियल मार्केट्स वाला है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हाट आर द बॉटलनेक चैलेंजेस टू ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इकोनॉमी के ऊपर है ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू इंफीरियर गुड्स एंड स्टेटस रिलेटेड गुड्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी एनालिसिस का हमको पढ़ना है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, मतलब फैक्टर कॉस्ट वाला आ रहा है यहाँ पे। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ अ पर्टिकुलरली कॉम्पिटेटिव मार्केट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में।
perfectly competitive market, how do these features affect pricing, output and efficiency? ओके, तो हम ही समझेंगे ये सब कैसे करना है, इन सबको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इनको लिखना है, वील अंडरस्टैंड। ओके, जाते हैं हम वापस हमारे चैप्टर्स के इंडेक्स की तरफ। हम्म, ये रहा। तो हम तीसरे चैप्टर पे आ गए, इंडियन यूनियन बजट में आ चुके हैं, और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद हम फटाफट ही पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पहले हम इंडियन यूनियन बजट कंप्लीट करेंगे, फिर इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी थोड़ा छोटा है फाइनेंशियल मार्केट से। एक मिनट ना, 30 पेजेस का ये है। नहीं, इंडियन इकोनॉमी ज्यादा बड़ा है। चलो ठीक है, जैसा भी है अपन तो कंप्लीट कर ही लेंगे। ये वाला चैप्टर तो यूनियन बजट बहुत ही छोटा है, काफी छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं और फटाफट भी कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर्स में। वील ट्राई टू फिनिश इट। ओके, चलो लेट्स गो नाउ। बहुत हो गई बातें, अब करते हैं स्टार्ट हमारा लेक्चर। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, तो बात कर रहे हैं हम आज इंडियन यूनियन बजट की। यूनियन बजट की बात कर रहे हैं, तो बजट क्या होता है? बजट मतलब कि कितना हम कमा रहे हैं, उसमें से कितना एक्सपेंस करना चाहते हो, कितनी सेविंग करना चाहते हैं, ये होता है बजट। नॉर्मली आप घरों में जब बजट देखते हो कि बजट बनता है, तो कितना देखते हैं, कैसे देखते हैं कि हम कितनी इनकम कर रहे हैं, है ना। हम कितनी इनकम कर रहे हैं उस महीने की, मान लो मंथ की इनकम है ना, महीने की इनकम कितनी कर रहे हैं, उसमें से कितनी हमको सेविंग्स करनी है, और क्या-क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, जब हम उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं बजट। उसको क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में बजट करना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही यूनियन के बजट की, और यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट बात कर रहा है हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री के बजट के बारे में, हमारे कंट्री के बजट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। हमारी पूरी कंट्री के बजट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो एक एक करके चीज को समझते हैं, यहीं से पढ़ते हैं, बिकॉज ये चैप्टर छोटा है तो हम इसको यहीं से पढ़ के खत्म करते हैं। इसमें एज सच कुछ भी नोट्स बनाने का मुझे नहीं लगता, काफी बुलेट पॉइंट्स में आपको सब कुछ दिया हुआ है नोट्स में ऑलरेडी। सो आई वांट कि आप इधर से ही सब कुछ पढ़ लो, इधर से ही सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। काफी इजी चैप्टर है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपका, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ बजट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक आई थिंक 3 क्लासेस में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, समझने में, है ना। 3 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले आते हैं, क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूनियन बजट? What do you mean by annual financial statement या union budget? Okay, 1 second. क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूनियन बजट? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब साल भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितने आपके एसेट्स थे, कितनी आपकी लायबिलिटीज थी, कितना आपने रेवेन्यू कमाया, कितने एक्सपेंसेस किए, कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे एक कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, एक कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। A description of anticipated receipts and expenses, known as the annual financial statement, must be presented to the Parliament for consideration each fiscal year in accordance with Article 112 to the Constitution. बजट क्या होता है? बजट हमेशा एस्टिमेटेड रूप में आता है। बजट हमेशा एस्टिमेटेड रूप में आता है। जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमने इस साल इतनी कमाई की थी, तो हम नेक्स्ट ईयर भी इतनी कमाई कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी 10% ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टिमेशन लगाना, कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कब कितनी कमाई हो सकती है, ठीक है। 1 सेकंड, इसी ऑन कर लूं। यस, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड, इसको बोल रहे हैं एस्टिमेटेड, ठीक है। तो बजट हमेशा एस्टिमेटेड रूप में ही आता है, हमेशा एस्टिमेटेड, कि हम पिछले साल का अपना देखते हैं कि हमारा कितनी कमाई थी, हमने कितने एक्सपेंसेस किए, राइट। एंड
इस साल कितना हो सकता है और हम कितना सेव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट, राइट। तो ये यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर साल, फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? फिस्कल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब होता है हर फाइनेंशियल ईयर में। हर फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका? अप्रैल 1 से 31 मार्च तक, ये आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाया जाता है। हर साल जो हमारी हमारी जो ताई है, हमारी जो ताई है फाइनेंस मिनिस्टर वाली, है ना, वो हर साल आती है, ठीक है, हर साल आती है, टीवी पे पार्लियामेंट में आती हैं और बजट प्रेजेंट करती हैं। क्या करती है? बजट प्रेजेंट करती है। आप तो समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे ना, राइट, कि कौन है। तो हर साल वो आती है फरवरी के टाइम पे, एंड वो हर साल का बजट, मतलब जो नेक्स्ट ईयर का बजट है, जो नेक्स्ट ईयर का यूनियन बजट है, वो प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हर साल पार्लियामेंट में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा उस टाइम पे, वो आएगा एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप उसको यूनियन बजट भी कह सकते हो, वो आकर हर फिस्कल ईयर का पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा। यहाँ पे बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। द इंडियन यूनियन बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडियन यूनियन बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमन, इन द पार्लियामेंट, ठीक है। इट आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू expenditure for the upcoming financial year which begins on April 1st and on 31st March of the following year। क्या आपको इसमें एक भी लाइन समझ में नहीं आई? क्या आपको समझ में नहीं आई? क्या एक भी लाइन इसने क्या कहा, क्या क्या कही है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इंडियन यूनियन बजट ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। किसका? एक कंट्री का। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगी इंडिया की, वो पार्लियामेंट में आएगी, वो अब जो बजट है उसको प्रेजेंट करेगी, जहाँ पे गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू करवा रही है, कितना एक्सपेंडिचर करेगी नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का, है ना। ये होता है बजट, ये होता है यूनियन बजट। समझ में आ गया? सबसे पहले यहाँ पे यूनियन बजट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लो दिया हुआ है एंड फिस्कल ईयर की साइकिल बताई गई है, कि आर्टिकल 112 में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में लिखा है कि इट मैंडेट्स प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? बजट। जो हमारा बजट है उसका प्रेजेंटेशन को मैंडेट करता है आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहां पे क्या, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा इंडिया में उस टाइम पे, वो प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट को एनुअल बजट स्पीच, स्पीच देता है, एनुअल बजट स्पीच देता है। उसमें वो हर हर चीज के बारे में बात करता है। हेल्थ सेक्टर में कितना करना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना करना है, रेलवे सेक्टर से कितना पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स कैसा रहेगा, हमारे टैक्स स्लैब्स कैसे रहेंगे, ठीक है, किसको कितना टैक्स में सेविंग होने वाली है, कहाँ पे कैपिटल गेन लगने वाला है, इन सब की बात कहाँ पे होती है? बजट स्पीच में होती है। ठीक है, जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देता है पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद यूनियन बजट में क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है अपकमिंग फिस्कल ईयर का, आने वाले फिस्कल ईयर का, आने वाले फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूनियन बजट में रहता है। बजट तो समझ में आ गया ना, एस्टिमेटेड है नेक्स्ट ईयर का। तो यूनियन बजट किस साल का होगा? नेक्स्ट ईयर आने वाले का होगा। और इसे फिस्कल ईयर बताया गया है। फिस्कल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ओके, जैसे कि अभी हमारा फेब में बजट आया था, फेब 2020 6 में बजट आया था। तो किस साल के लिए बजट आया था? वो आया था 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक के लिए बजट आया हुआ था। ठीक है, समझ में आया क्या ये चीज? नेक्स्ट पे जाते हैं। यस, फिर बात हो रही कि यूनियन बजट इज एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट टूल। यूनियन बजट क्या है? गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों? क्यों? क्यों है? तो उसका रीजन यहाँ पे दिए हैं। 4 रीजन दिए हैं कि क्यों यूनियन बजट गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला तो है टू मैनेज द इकोनॉमी।
इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए कि इकोनॉमी में कितना पैसा आ रहा है, हमको डिमांड सप्लाई कैसी चल रही है, हमको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज देनी है, कितना पैसा देना है, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे इकोनॉमी में, इसको मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप छोटी चीज में सोचो कि आपकी कंपनी को मैनेज करना है, आपकी फर्म को मैनेज करना है, या सबसे और छोटा कि आपके हाउस होल्ड को मैनेज करना है। अगर आपको पता ही नहीं हो कि मैं कितना पैसा कमाने वाली हूँ और कितना एक्सपेंस करने वाली हूँ, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी अपने घर की इकोनॉमी को, अपने घर के हाउस होल्ड इकोनॉमी को मैं कैसे मैनेज करूंगी, अगर मुझे मालूम ही ना हो, या मैं डिसाइड ही ना कर पाऊँ, या मैं अलोकेट ही नहीं कर पाऊँ कि मैंने कितना इनकम किया, कितना एक्सपेंस करना है ना। तो मैनेज द इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि यूनियन बजट आए, यूनियन बजट में समझ में आए। ठीक है। उसके बाद आता है टू अलोकेट रिसोर्सेस, हमको कहाँ कहाँ पे कितना पैसा डालना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा डालना है, हमको हेल्थ सेक्टर में कितना डालना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना डालना है, पावर्टी रिड्यूस करने के लिए कितना करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए कितना डालना है। ये सब जो मेजर चीजें होती हैं, इनमें पैसा लगता है, इनको अलोकेट किया जाता है पैसा, कि हमको फार्मर्स के साइड एग्रीकल्चर में कितना पैसा देना है। ओके। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना पैसा देना है, हमको हेल्थ सेक्टर को अच्छा करने के लिए कितना पैसा देना है। तो ये किससे, बजट से ही समझ में आता, ये बजट से ही हमेशा समझ में आता। फिर आता है टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, सारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसीज लेके आती है, कुछ गरीबों के लिए अच्छी होती है, कुछ अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए अच्छी होती है, ठीक है, कुछ एनवायरनमेंट के लिए रहती है, ठीक है, कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड्स के लिए रहती है। ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट इंपॉर्टेंट है। बजट में समझ में आता है कि कितना पैसा आया है, हम कितने एक्सपेंस कर सकते हैं, क्या हम डेफिसिट में है, क्या हम सरप्लस में है। डेफिसिट सरप्लस भी समझ में आएगा आपको। टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो और हम सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर सके, सोशली भी अच्छा कर सके एंड इकोनॉमिकली भी अच्छा कर सके। मतलब हमारी इकोनॉमी भी ग्रो हो, ठीक है, हमारा जो जीडीपी जीएनपी नेशनल इनकम था वो भी ग्रो हो, साथ साथ में हमारा जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती है, जैसे कि पावर्टी रिड्यूस करना, सैनिटरी लेके आना, है ना, साफ सफाई हो, क्लीन रहे, ठीक है, हेल्थ रहे, हेल्दी रहे सब लोग, है ना, और पॉल्यूशन कम रहे, ये सब होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो ये सब भी अचीव करने के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि बजट से पता चलता है कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, कितना हम एक्सपेंस करने वाले हैं, है ना, एंड कितना पैसा हमको किसी और से लेना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, वो सब चीजों के बारे में बात होती है, कहाँ पे कितना अलोकेट होगा। समझ में आया। ये है बजट का इंपॉर्टेंस। अब आता है की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन बजट। इंडियन यूनियन बजट के बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं यहाँ पे कि उसके की एस्पेक्ट्स क्या है, यूनियन बजट के अंदर क्या क्या आता है। ओके। यूनियन बजट के अंदर क्या क्या आता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके। सबसे पहली आती है बजट की स्पीच। एक एक करके समझते हो, ठीक है। सबसे पहली आती है बजट की स्पीच। बजट की स्पीच क्या, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी ताई, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी, ताई, है ना, ताई जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट स्पीच देती है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है। पार्लियामेंट में जाके बजट स्पीच देती है, किस चीज के बारे में हाईलाइट करती है, हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है। गवर्नमेंट की क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, कैसे वो इकोनॉमी को ठीक करने वाली है। ठीक है। तो उसकी पॉलिसीज भी गवर्नमेंट जो बनाई है वो बजट में बताएंगी। ठीक है। उसके बाद फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं कि हम फाइनेंशियली कैसे अपने इंडिया की इकोनॉमी को ठीक करने वाले हैं, कैसे ठीक करने वाले, क्या क्या मेजर्स ऐसे लेने वाले हैं जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी ठीक होगी। ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं कि ऐसे मेजर्स, सच मेजर्स required in growth of Indian economy। ठीक है। तो गवर्नमेंट, एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात हो गई, एंड ऐसे मेजर्स की बात हो गई, फिस्कल मेजर्स की बात हो गई जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को सही करने में, ग्रोथ करने में उसकी हेल्प करेगा। फिर प्रायोरिटीज क्या है हमारी अपकमिंग ईयर में,
हर साल जब बजट आता है तो वो कुछ प्रायोरिटी सेट करता है कि इस साल हम हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान देंगे, इस साल हम एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, इस साल हम पावर्टी पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ऐसा बजट बनता है कि हमें इस साल इस चीज को ग्रो करने में ज्यादा ध्यान देना। उससे क्या होता है, प्रायोरिटी सेट हो जाती है, वो चीज ग्रो करती है उस साल में, है ना। और फिर नेक्स्ट ईयर हम दूसरी चीज पे ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए प्रायोरिटीज भी सेट करते हैं कहाँ पे, अपकमिंग ईयर की प्रायोरिटी सेट करते हैं हम बजट में। बजट स्पीच जब देती है फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो पार्लियामेंट में ये 3 चीजें रखती है। क्या-क्या रखती है? एक तो हो गई पॉलिसीज के बारे में, कौन-सी पॉलिसीज? इकोनॉमिक पॉलिसीज। दूसरा फिस्कल मेजर्स के बारे में, ठीक है? और दूसरा तीसरी अपनी प्रायोरिटीज सेट करती है, ठीक है? ये 3 चीजें याद करो, ये 3 चीजें गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में क्या-क्या बताती है अपने बजट स्पीच में, ठीक है? स्पीच क्या प्रोवाइड करता है? ये तो हाइलाइट कर रहा है कि ये 3 चीजें हाइलाइट की जाती है। प्रोवाइड क्या कर रहा है? बजट स्पीच दे क्या रहा है आपको? एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का ओवरव्यू बता रहा है। क्या बता रहा है सबसे पहले? इकोनॉमी का ओवरव्यू बताता है कि आपकी इकोनॉमी एक्चुअली में कितने गड्ढे में है, ठीक है? कितने पानी में है, कितने गड्ढे में है, वो बताई जाती है कि आपकी इकोनॉमी कहाँ पर है, अभी किस स्टेट पर है। ओके, की चैलेंजेस, कि हमारी इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या-क्या है? बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है। बहुत चैलेंजेस है इंडियन इकोनॉमी में। ग्रो ही नहीं हो पा रही है। पहले भी डेवलपिंग थी, आज भी डेवलपिंग है और कब तक डेवलपिंग रहेगी पता नहीं। अभी तक तो डेवलप हुई नहीं है। तो बहुत चैलेंजेस हैं। उसके बाद हमने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, है ना? क्या-क्या इनिशिएटिव्स हमको लेने हैं, क्या-क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेना चाहिए हमको इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, है ना? तो ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है बजट स्पीच, ठीक है? एंड हाइलाइट करता है ये 3 चीज़ें, पॉलिसीज़, मेजर्स एंड प्रायोरिटीज़, ठीक है? इज़ इट क्लियर? ये तो हो गया हमारा बजट स्पीच के बारे में कि बजट स्पीच, एक तो बजट स्पीच, 1 सेकंड ना। मतलब हर चीज को ना ऐसे तोड़ दो चीजों में कि हम उसमें से पढ़ना क्या चाह रहे हैं, तो आपको जाके लर्न होगा। एंड आप ये मत सोचना कि हम एक बार पढ़ेंगे हमको एक बार में लर्न हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि हम एक बार में कुछ चीज पढ़े और उसको लर्न हो जाए। मुझे भी नहीं होता ये सब चीजें, है ना। मुझे उसको 2-3 बार पढ़नी पड़ती है, तब जाके आई अंडरस्टैंड के उसमें मुझे पढ़ना क्या है या मुझे उसमें लर्न क्या करना है, ठीक है। तो मैं भी जब अपने स्टूडेंट एरा में थी और जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मैं 3 रिविजन्स करती थी एटलीस्ट। 3 बार रिवाइज करती थी एग्जाम्स के जस्ट पहले। 3 बार रिवाइज करती थी कि मुझे वो चीज रट जाए या मुझे वो चीज लर्न हो जाए। रटना इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट आई वुड से कि वो चीज मुझे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे वहां पे जाके लिखना है। मुझे लॉजिक समझ में आ गया, बट मुझे लिखना भी है। मुझे लिखना भी है, मुझे अपने आंसर को प्रेजेंट भी करना है ना? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है ना? सबसे पहले वो पता होना चाहिए। स्पीच में हमने 2 चीज़ देखी कि स्पीच में हाइलाइट क्या होता है एंड स्पीच में स्पीच प्रोवाइड क्या करती है। क्या हाइलाइट करती है? 3 चीज़ें हाइलाइट करती है, ठीक है? 3 चीज़ें हमने यहाँ पे हाइलाइट करके देख ली, पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल मेजर्स एंड प्रायोरिटीज फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर, ठीक है? उसके बाद प्रोवाइड क्या करती है? 3 चीज़ें प्रोवाइड करती है। क्या-क्या? ओवरव्यू देती है इकोनॉमी का, चैलेंजेस बताती है कि क्या चैलेंजेस है, एंड जो हमारे इनिशिएटिव्स है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, वो प्रोवाइड करती है, वो बताती है, ठीक है? क्या ये आपको लर्न हो गया कि बजट स्पीच में क्या-क्या होता है? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। दोनों के नाम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। यू नो इट वेरी वेल। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? जो भी हम अर्न कर रहे हैं। एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, दैट इज आर एक्सपेंडिचर। तो सेम जो हमारे घर का रहता है कि हमने कितना कमाया और कितने एक्सपेंस किए, सेम 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 एक कंट्री का चलता है कि कंट्री ने कितना रेवेन्यू कमाया और कितना एक्सपेंडिचर किया। इज इट ओके? इज इट अंडरस्टैंडेबल कि आपको ये पता है अभी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना? अब
एक मिनट ना। यस। तो रेवेन्यू गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है? अगर आप अपना बोलो, अगर घर की कमाई हो रही है, मान लो कि आपके पापा जॉब करते हैं, ठीक है? तो उनका रेवेन्यू कहाँ से? उनका रेवेन्यू कहाँ से? उनका रेवेन्यू है सैलरी से, ठीक है? अगर आपका घर रेंट पे है, तो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? रेंट से आ रहा है, राइट? अगर आपके पापा बिजनेस में है, तो आपका रेवेन्यू क्या है? जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो आपका रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट ऐसा क्या काम करती है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है? क्या करती है? सबसे पहले तो टैक्सेस लगाती है, ठीक है? वो क्या लगाती है? टैक्सेस लगाती है। सबसे पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट का? टैक्सेस लगाना। टोल टैक्स लगा रही है, रोड टैक्स लगा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सब क्या है? ये सब टैक्सेस है। ये सब क्या है? टैक्सेस है। उसके बाद आती है ड्यूटीज। कुछ प्रकार की ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गई, बहुत सारी चीजों पे एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है। कस्टम ड्यूटी, जब भी आप इंपोर्ट करते हो बाहर से कोई चीजें, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो कस्टम ड्यूटी हो गई। तो ऐसी टाइप की कुछ ड्यूटीज होती हैं जो भी गवर्नमेंट को मिलती है, जिसका पैसा अपन को गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, ठीक है? तो टैक्सेस हो गई, है ना? ड्यूटीज हो गई। और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो किसी प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने खरीद लिया, किसी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट खरीद लिया। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है? कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है, मान लो कि सेल हो गई, ठीक है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना? कुछ भी और भी कुछ कंपनीज है, ठीक है? गवर्नमेंट कंपनीज, वो कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है, उनको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओके? जो टैक्स से नहीं आ रही, जो टैक्सेस पे करके नहीं आ रही, जो पीपल टैक्स पे करके नहीं आ रहे, वो कहाँ से जनरेट होती है? प्रॉफिट से। उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। यही यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई हैं, कि रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है, रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है वो बताएं। उसके बाद एक्सपेंडिचर तो मैं आपको भी 4 बार बता चुकी हूँ क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कि आपने हॉस्पिटल या हेल्थ केयर लिख सकते हैं, ठीक है? हेल्थ केयर में एक्सपेंस करोगे आप, है ना? उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर में करोगे, ठीक है? उसके बाद एजुकेशन फील्ड में एक्सपेंडिचर होगा। ये सब क्या है? ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के। हेल्थ केयर की आपको फ्री या फिर अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले, है ना? एज अ कंट्री आपने जो टैक्सेस पे किए हैं उसके बदले आपको क्या मिलना चाहिए? जो आपने टैक्सेस पे किए हैं, जो आपने ड्यूटीज पे करी है, उसके बदले आपको क्या मिलना चाहिए? आपको एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिलना चाहिए, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, आपको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? तो यही होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि बजट में डिटेल में प्रोवाइडेड रहता है ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है उसकी डिटेल में प्रोवाइड रहता है कि कितना रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होगा हमको नेक्स्ट ईयर में, एंड कहाँ कहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे नेक्स्ट ईयर में। समझ में आया? पहला था बजट स्पीच, जहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स और प्रोवाइडेड क्या था, ओके? उसके बाद आता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जहाँ पे रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ किस सेक्टर में लगेगा, कहाँ कहाँ किस सेक्टर में लगेगा। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हो गया सेकंड एस्पेक्ट ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट का सेकंड एस्पेक्ट ये होता है। पहले तो स्पीच के बारे में बात कर ली। दूसरा हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या होगा। फिर बात आती है फिस्कल डेफिसिट की। अब डेफिसिट और सरप्लस के बारे में समझो कि क्या होता है। डेफिसिट एंड सरप्लस। डू यू नो व्हाट इज सरप्लस? जब बस एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि सरप्लस मनी बच गया, है ना? सरप्लस मनी बच गया। सिंपल फॉर्म में आप इसको बोलोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही सरप्लस कहते हैं, प्रॉफिट को ही सरप्लस कहते हैं। जब हमने इनकम ज्यादा कमाई और एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर हम सरप्लस को प्रॉफिट बोले तो डेफिसिट को क्या बोलेंगे? लॉस। डेफिसिट को क्या बोलेंगे? लॉस। जहां पे हमने इनकम कम कमाई है बट एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है। इनकम हमारी हमारी 80 रुपए है, हम एक्सपेंस कर रहे हैं 100 रुपए का, तो हमारा 20 रुपए क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। हमारा 20 रुपए क्या हुआ? डेफिसिट। अब एक चीज बताती हूँ कि इंडिया में अभी तक सरप्लस बजट नहीं आया है, हमेशा डेफिसिट बजट ही आता है। हमेशा डेफिसिट बजट ही आता है। क्यों? 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 बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। हमारी ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं। गवर्नमेंट इंडिया की ग्रोथ में बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है। तो उधर पे किस केस में क्या होता है? रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा।
रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इससे डेफिसिट ही होता है हमेशा। अब बजट में जो भी डेफिसिट है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा लगने वाला है उसको हम कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, रेवेन्यू तो हमारा कम ही है ना, पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो ये जो गैप है उसको हम कैसे फिल करेंगे वो भी बजट में बताया जाता है। इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना। तो बजट आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट। ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला दिया है कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू जितना भी रेवेन्यू है माइनस एक्सपेंडिचर, तो डेफिसिट आ जाएगा। रेवेन्यू 80 रुपए का है, एक्सपेंडिचर 100 रुपए का है। ठीक है, रेवेन्यू हमारा कितना है, रेवेन्यू है 80 रुपए का, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपए का। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 रुपए आएगा, कितना, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, 20 रुपए आ गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब यहाँ पे लिखा है फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब कि जो बड़ा एग्रीगेट इकोनॉमी हम देख रहे हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी जो देख रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को मैनेज करने की, मेंटेन करने के लिए, कि हम कहाँ कहाँ से इन्वेस्टर्स लेके आएंगे, किधर से लोन लेंगे, है ना, किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं अपना लोन बढ़ाने के बाद भी। लोन अगर हम ले भी रहे हैं किसी और कंट्री से, किसी कमिटीज से, ठीक है, तो अगर हम वहां से लोन लेते हैं तो क्या हमारी इकोनॉमी तब भी स्टेबल रहेगी, तो उसको भी देखने के लिए, मैनेज करने के लिए फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट होता है। इंश्योरिंग कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रहे, जो भी हमारी इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ अगर वो पैसा दे रहे हैं तो वो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा, जो भी डेफिसिट है वो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। ओके, समझ में आया। फिस्कल डेफिसिट, तीन चीजें पढ़ी हमने एस्पेक्ट में, बजट के बारे में, बजट स्पीच के बारे में, सॉरी, यूनियन बजट में बजट स्पीच के बारे में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, एंड फिस्कल डेफिसिट के बारे में। लर्न करते चलो मेरे साथ अभी अभी कि हमने तीन चीजें क्या पढ़ ली। ओके। यस। फिर आता है नेक्स्ट हमारा टैक्सेशन। क्या आता है, टैक्सेशन। द बजट may introduce changes to the tax regime including revisions to, टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, टैक्सेस। ठीक है, कि हम बजट में कुछ टैक्स में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ टैक्स नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ रिवाइज कर रहे हैं, तो वो भी बजट में इंक्लूड रहता है। जैसे कि इनकम टैक्स रेट्स अगर चेंज किए, कॉर्पोरेट टैक्स के रेट्स में, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, एक्साइज ड्यूटी कितनी लगेगी, या अदर चार्जेस, मतलब जीएसटी अगर चेंज हो रहा है, जीएसटी के रेट्स में कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है, अदर ड्यूटीज जो भी है उसमें चेंजेस आ रहा है, तो ये सब टैक्सेशन के नाम है। कौन कौन से टैक्स लगते हैं ये बता रहे हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, अदर टैक्सेस, ठीक है, अदर लिवाइज। तो है ना, आपके बजट में भी, बजट में, आपके बजट में टैक्सेशन के बारे में क्या आता है, टैक्सेशन के बारे में क्या बताते हैं, कि टैक्सेशन में कुछ चेंजेस आए हैं तो वो बताएंगे। ठीक है, टैक्स रिजीम चेंज हुआ है तो उसके बारे में बताई जाएगी। ठीक है, या फिर कोई रिविजन्स हुए हैं वो बताएंगे, या कोई न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है वो बताएंगे, वो भी आपके बजट में बताया जाता है। ठीक है, वो आपके बजट में बताया जाता है किस बारे में, टैक्सेशन के रिलेटेड, टैक्सेशन के रिलेटेड। टैक्सेस ही आपकी पहली सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसमें क्या रेट में चेंजेस आए हैं, क्या नया रिवाइज हुआ है, रिविजन्स क्या हुए हैं, क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ है इन सब टैक्सेस में, जो हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बनती है, तो वो बजट में भी बताया जाता है। ठीक है, तो चौथा क्या है हमारा, टैक्सेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टैक्स रिफॉर्म के, कि टैक्स को चेंज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम टैक्स को एक ही रख के सालों साल, पचासों साल चला सकते हैं ना, तो हम क्यों हर साल टैक्स की बात करते हैं और वेट करते हैं कि अब कुछ टैक्स पे चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम कम टैक्स पे कर रहे हैं आज की डेट में, जो हम पिछले साल करते थे उससे आज अगर हम कम टैक्स पे कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो इसलिए कि हम प्रमोट करें और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमें टैक्स में रिफॉर्म्स लाना जरूरी है ना। उसके बाद इंसेंटिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स,
कि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें इकोनॉमी में, ठीक है, ज्यादा फैक्टर, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करें, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, या फिर वो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो वो भी, उसमें भी टैक्स इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिवाइज क्या कर रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट को भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, वो आके इन्वेस्टमेंट करे, उनको बेनिफिट्स मिले। इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंसेस, मतलब टैक्स के कंप्लायंसेस पहले ना बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, पहले बहुत डिफिकल्ट था टैक्स पे करना, टैक्स भरना, ठीक है, इनकम टैक्स फाइल करना, जो भी टैक्सेस है वो फाइल करना। धीरे धीरे करके हर बजट के बाद उसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम उस टैक्स कंप्लायंस को, जितना भी हमारे ऊपर बर्डन है टैक्स का, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। कंप्लायंस का मतलब होता है कि कितना फाइलिंग आपको करनी पड़ रही है, कितना टाइम देना पड़ रहा है टैक्सेस फाइल करने के लिए, वो कंप्लायंसेस को भी इम्प्रूव किया जाता है, मतलब उन कंप्लायंसेस को भी कम किया जाता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या टैक्स रिफॉर्म के, कि ग्रोथ हो इकोनॉमी की, है ना, बेनिफिट्स हो इन्वेस्टमेंट के, ओके, एंड टैक्स कंप्लायंस इम्प्रूव हो, टैक्स कंप्लायंस भी इम्प्रूव हो, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। टैक्स रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए, टैक्स में जो आप रिफॉर्म लेके आ रहे हो, टैक्सेशन में जो चेंजेस वगैरह ये सब रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो, इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। टैक्सेशन समझ में आया, इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है कि टैक्सेस, टैक्सेशन का मतलब क्या हुआ? तो चार चीजें पढ़ी, चार चीजें याद आ रही है, चारों चीजें याद आ रही, क्या क्या थी? बजट स्पीच, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, एंड टैक्सेशन, एंड टैक्सेशन। अब बात आती है पॉलिसी इनिशिएटिव्स की, पॉलिसी इनिशिएटिव्स। पॉलिसीज क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है जनरल लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, पॉलिसीज कुछ लेके आती है उनके सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, कुछ सेफ्टी लेके आती है। द बजट में अनाउंस पॉलिसी मेजर्स एंड रिफॉर्म्स टू, क्या करने के लिए? टू एड्रेस की इकोनॉमिक चैलेंजेस। की इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है? पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सैनिटाइजेशन है, ठीक है, पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, ये सब है चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी, ये सब है चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद इकोनॉमी में हमारा जो जीडीपी है वो गिर रही है, ठीक है, हम एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं तो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हमको एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए जिससे पैसा ज्यादा कमाए। हमारी जो वैल्यू है रुपी की वो गिर रही है डॉलर के सामने, ये भी होते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस। इनको एड्रेस करने के लिए भी कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है, कुछ रिफॉर्म्स लाए जाते हैं हमारे कंट्री में, जिससे कि हम इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, इन चैलेंजेस को हिट कर सके, टारगेट बना सके, ठीक है। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब क्या होता है? प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कि हम पूरी इकोनॉमी ग्रो कर सके। आपके पूरे इसमें ना, इसमें यूनियन बजट में यही रहेगा कि आप इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हो। आप कहीं भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, क्या प्रोवाइड करे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। आप हर जगह ये लाइन लिख सकते हो एंड कभी ये लाइन गलत मानी नहीं जाएगी, ठीक है। टू एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लो मैं वो जो बात बोल रही हूँ ना वही बोल रहे हैं, जो मैं बात बोल रही हूँ ना वही बोल रहे हैं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, इकोनॉमी को ग्रो करो, इकोनॉमिक चैलेंजेस को इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तुमको पता है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि हमारी पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक जैसी है, ऑलमोस्ट एक जैसी है। और शायद हमने तो आगे बढ़ गए चाइना की पॉपुलेशन से, बट चाइना एक टाइम पे नंबर वन हुआ करती थी पॉपुलेशन के मामले में, मतलब उसमें वहां पे इतनी पॉपुलेशन है जितनी इंडिया की है, बट स्टिल स्टिल दे आर मैनेजिंग इट सो वेल, सो वेल। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना बढ़िया है कि आप देखते रह जाओगे, जब भी चाइना जाओगे वहां का देखते रह जाओगे कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा कहाँ लगाया हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक कंट्री के ग्रोथ के लिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, है ना। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, आप मान लो बैंगलोर गए, मुंबई गए, है ना, पुणे गए, हैदराबाद गए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के यू गेट
इन ऑ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, इतना बढ़िया। ये तो हमारे टीयर टू सिटीज में दिखता ही नहीं है। टीयर टू सिटीज में दिखता ही नहीं। जो लोग भी बाहर रहते हैं, लाइक टीयर वन सिटीज में रहते हैं, उनको पता होगा कि कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके आसपास का। देख के आप बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी देखते हो, हेल्थ केयर बिल्डिंग्स इतनी अच्छी है, एजुकेशन की बिल्डिंग्स इतनी अच्छी है, कंपनीज इतनी अच्छी अच्छी खुल गई है। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है। टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, कि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट होगा तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। जब लोग आके आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना वो कमा रहे उतना खर्चा नहीं कर रहे, जितना वो कमा रहे उसको इन्वेस्ट करके और अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का बढ़ता है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को भी बूस्ट करने के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज जिससे कि लोगों को लगे कि उनको इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट हो रहा है, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि अगर आप घर लेते हो, तो अगर आप किसी विमेन के नाम पे घर लेते हो तो ज्यादा सब्सिडी मिलती है, ज्यादा कंसेशन मिलता है आपको प्रॉपर्टी परचेज करने में। दिस इज एन इंसेंटिव। मतलब कि वो आपको एक इंसेंटिव दे रहे हैं, एक बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो किसी विमेन के नाम पे, किसी लड़की के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, आपकी मदर के नाम पे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको कंसेशन मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो भी प्राइस होगी उस प्रॉपर्टी की, उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उस पे आपको लोन्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। दिस इज इन्वेस्टमेंट साइकिल, क्लाइमेट को प्रमोट करना। ठीक है। टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, पॉलिसीज से क्या होता है, एक और चीज कि आपको पता रहे कि क्या क्या पॉलिसीज आई है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जो गवर्नमेंट करना चाह रही है। वन सेकेंड ना। यस। हाँ ठीक है, पावर मेरा खत्म होने वाला है, बट मेरे पास अभी 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 चार्जिंग करने की जगह नहीं है। तो लेट्स कंप्लीट दिस 5 पॉलिसीज को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड सेक्टोरल अलोकेशन एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट नेक्स्ट पढ़ लेंगे अपन, ठीक है, बाद में। पहले इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। आई होप कि मेरा अटक नहीं रहा होगा उतना भी। अटकने लगा है क्या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या? चलो इसको इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं आज के लिए। किसको? पॉलिसी इनिशिएटिव्स को। तो समझ में आया कि हमने पांच पांच हमने एस्पेक्ट्स पढ़े आज बजट स्पीच के। ठीक है। इट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर टुडेस चैप्टर 3 जो था इकोनॉमी का। वो हमारा गुड स्टार्ट था आज के लिए। तो जो हमने पांच पढ़े, बजट स्पीच, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, टैक्सेशन एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, की पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लेना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ता है बजट स्पीच में। बजट स्पीच में क्या हम पॉलिसी मेजर्स लेने वाले हैं, क्या हम रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, ठीक है, क्या हम चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस को हम हिट करने वाले हैं उस पॉलिसी से, ये सब बताया जाता है स्पीच में। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो सके, कंट्रोल हो सके, राइट। तो ये पांच हमने पढ़े। इसमें कितने हैं? इसमें टोटल है आपके पास 9। ठीक है, पांच पढ़ लिए, चार हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लेंगे इसके साथ साथ में। तो हमारा ये हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस पढ़ लेंगे। ओके। मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगी कि हम चैप्टर 3 पेज 5 तक कंप्लीट हो जाए, तो हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हाफ को हम एक और लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ओके, सो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। आज हमारी एक ही क्लास है, अभी इस हफ्ते एक ही क्लास रहेगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, कल कल के दिन पे। कल अपन अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो यस, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।